स्वागत है। उम्मीद है कि जो पिछला जितना भी लेक्चर है आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा और जितने भी नोट्स हैं आपने अच्छे तरीके से उसको कवर किया होगा। ठीक बात है, क्योंकि आपको बार बार यही बताया जाता है कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी होना इम्पॉसिबल सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें आपको पता है याद ही चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप करोगे क्या? बस पढ़ने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे माइंड में वो चीज़ें होनी भी चाहिए। ये हमेशा से मेरा ये सुझाव रहता है, तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए और इस पर लापरवाही ना किया जाए तो ही बेहतर हो पाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर जो आप याद किसी चीज़ को नहीं कर पाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने बैठने की आदत नहीं आप अपना डाल पा रहे हो, तो आप समझ लो कि फिर यूपीएससी तो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है एक लिमिटेड टाइम में हमको हर एक चीज़ बेहतर तरीके से कवर करना होता है और उसमें बहुत सारा काम है जो कि हमें डेली बेसिस पर करना होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान देंगे, कभी भी एक तो आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी है, तीसरी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते चलना है, चौथी चीज़ आपको सिलेबस कभी नहीं छोड़ना है, पाँचवीं चीज़ आपको रिवीजन करते चलना है। यानी कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप एक भी दिन डिले नहीं कर सकते। और ये आप भूल जाइए, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया, जितने भी त्यौहार हो गए, आप इन सब पे ध्यान ना ही दें तो ही बेहतर है। और ख़ुद को एक जगह कहीं रखें और वहाँ से आप अपनी बेहतर तैयारी करें। ऐसा कोई नहीं कहता कि आप बाहर ना निकलो, किसी से मिलो नहीं, लेकिन आपका जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। पूरा होने के बाद आपको जो टाइम मिलता है आप बाहर मिलो, किसी से बातें कर लो, ठीक है? जो भी करना है आपको कर लो थोड़ा सा, ठीक है? इसके लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन जो आपका टारगेट है वो डेली बेसिस पे पूरा होना चाहिए। और आपको वैसे भी इतना सारा काम करना है कि टाइम पास करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और एक बार आपने इन सब चीज़ों को आदत में डाल लिया तो वो स्वयं ही चीज़ें होती चली जाएंगी और आप उन चीज़ों पर फोकस करते चले जाओगे। तो चलिए अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था वो एक बार हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दौर में जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद से औद्योगिकरण होने के कारण ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा हुई, जिससे वो अपना उत्पाद बना सकते थे। कच्चे मालों के लिए ब्रिटेन दूसरे देशों पर निर्भर होता था, तो वो अपने उपनिवेशों में उस चीज़ का माहौल क्रिएट किया या बनाया, जिससे वहाँ पर कच्चे मालों की उत्पादकता हो पाए और ब्रिटेन की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ब्रिटेन में औद्योगिकरण की वजह से जो भी उसके उपनिवेश थे, जहाँ भी उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया, वहाँ पे इन्होंने सेम जैसा ही काम करवाने की कोशिश की, यानी कि एक जैसा ही। ठीक बात है। तो इनके औद्योगिकरण के हित के कारण इनके उपनिवेशों में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, ब्रिटेन के मार्केट को, बाजार को देखते हुए, जिससे जो स्थानीय उद्योग थे उनको नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ के जो कच्चे माल थे अधिक मात्रा में ब्रिटेन में जाने के कारण यहाँ पे कच्चे मालों की कमी हुई, जिससे यहाँ के उद्योगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण तेज़ गति पकड़ता चला गया, वैसे वैसे वहाँ पे पूंजी का बनना काफ़ी मात्रा में शुरू हो गया। अब अधिक पूंजी होने के कारण इन लोगों को निवेश करने की भी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि पूंजी रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पूंजी से और ही ज़्यादा ये पूंजी बनाना चाहते थे। तब इन्होंने भारत को एक बेहतर बाज़ार के रूप में देखा जहाँ पे निवेश किया जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सस्ते मज़दूर भी मिल रहे थे, यहाँ पे इतनी पर्याप्त जगह भी थी कि इनको जो भी आवश्यकता हो कच्चे माल की, वो यहाँ पे कच्चा माल का उत्पादन करवा सकते थे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मज़दूरी जो जिस हिसाब से थी और यहाँ के मज़दूर जिस हिसाब से थे, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था, जिनका उपयोग ये बेहतर ढंग से कर सकते थे। तो इन्होंने ब्रिटेन में जो सारे उद्योग थे उस हिसाब का उद्योग यहाँ पे नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन से अलग हटके जो उद्योग होते हैं, क्योंकि जब ब्रिटेन जैसा ही उद्योग हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ब्रिटेन के जो उत्पादकता होगी वो कहाँ पे ये लोग मार्केटिंग करेंगे उस चीज़ का। इसलिए यहाँ पे किसी अन्य उद्योग में ये लोग निवेश करते हैं। और बहुत सारे पूंजीपतियों ने रेलवे में भी निवेश किया कि रेलवे से जो इनकम होगा उसमें हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी। उसके बाद से इन्होंने खनन में भी निवेश किया था और बाकी जूट में भी निवेश किया था। तो इन सारी चीज़ों में इन्होंने निवेश किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई थी और इन सब का नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया था कि भारत में उद्योगों का पतन कैसे हुआ। ठीक है, फिर से
निवेश इन्होंने करना क्यों स्टार्ट किया, निवेश कैसे किया, किन किन चीज़ों में किया, ये सारे नोट्स आपको क्लियर करवा दिए गए थे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रेलवे के बारे में। वैसे भी स्टार्टिंग में जब से कृषि का वाणिज्यीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण ब्रिटेन का पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ रेलवे की भी चर्चा होती आई है। लेकिन फिर एक बार हम रेलवे के बारे में नोट्स लिखेंगे और एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या हुआ, रेलवे क्या था, एक अच्छा साधन था, एक अच्छा परिवहन था। किस लिए? माल को पहुंचाने के लिए, ले जाने ले आने के लिए। तो वहाँ के जो पूंजीपति थे उनके पास पूंजी पर्याप्त हो ही चुका था, तो उन लोगों ने रेलवे में भी निवेश करना शुरुआत किया और तेज़ी से यहाँ पे रेलवे का विस्तार हुआ। ठीक है, रेलवे के विस्तार से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई, लोगों का भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी आसान हो गया। प्लस जिस उद्देश्य से इन लोगों ने किया था कि उत्पादकता को इधर से उधर तक पहुंचाया जाए, एक जगह से दूसरी जगह तक, उसमें भी ये काफ़ी सफल रहे। तो हम लोग एक बार रेलवे के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए रेलवे, उसके नीचे आप लोग लिखेंगे रेलवे का विकास क्यों। रेलवे का विकास क्यों। इसमें अब आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर 19वीं सदी के मध्य में मंदी का प्रभाव। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर 19वीं सदी के मध्य में मंदी का प्रभाव। बात समझ में आ रही है? जो ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था थी उस पर 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1850 के आसपास में मंदी का प्रभाव देखा गया। आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, कपड़ा एवं इस्पात से संबंधित, कपड़ा एवं इस्पात से संबंधित उद्योगपतियों का भारत में रेलवे के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव। रेलवे के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए निवेश ब्रिटेन एवं यूरोपीय बाज़ारों में उतना फ़ायदेमंद नहीं था। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, भारतीय सरकार ने भी राजनीतिक सामरिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधन के रूप में रेलवे के विकास का समर्थन किया। अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे, रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। रेलवे आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। हेडिंग आप लोग डालेंगे, रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब आप लोग उसके नीचे पहला हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट नंबर करके, उद्योग पर प्रभाव। इसमें पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, रेलवे के विकास के कारण ब्रिटिश उद्योगों को अत्यधिक लाभ हुआ। रेलवे के विकास के कारण ब्रिटिश उद्योगों को अत्यधिक लाभ हुआ। इसी में आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक तरफ इस्पात एवं इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ी, तो दूसरी तरफ कपड़ा एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार का विस्तार हुआ और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मंदी से निकलने का अवसर मिला। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, वहाँ पे क्या हुआ, इस्पात एवं इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ी, यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी सामान थे। तो दूसरी तरफ क्या हुआ था, कपड़ा और अन्य उपभोक्ता मतलब उपभोग करने योग्य जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनका भी बाजार का विस्तार हुआ। ठीक है, और इससे जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी में चल रही थी उसको निकलने का क्या हुआ, अवसर मिला। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ठीक है, और नोट्स आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। इसी में आप लोग अब अगला पॉइंट लिखेंगे, रेलवे के भौगोलिक विन्यास तथा भाड़ा नीति में ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी गई। यानी कि जो रेलवे का किराया होता था उसमें, और आपको तो पता ही है जब ब्रिटिश हित के लिए हर एक काम हो रहा है तो उन्हीं के लाभ हेतु,
उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, रेलवे से भारत के ग्रामीण उद्योगों को नुकसान हुआ। पहले ही आप लोग को बताया जा चुका है कि पहले इनकी पहुंच बड़ी बड़े शहरों तक थी। जैसे ही रेलवे का विकास हुआ, रेलवे ने काफ़ी दूरी को क्या कर दिया, कम कर दिया। उससे जो गांव के भी जो ग्रामीण उद्योग बचे हुए थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। रेलवे से भारत के ग्रामीण उद्योगों को नुकसान हुआ। अगला पॉइंट आप लोग इसी में लिखेंगे, सीमित स्वरूप में रेलवे ने भारत में आधुनिक उद्योगों को जन्म दिया। सीमित स्वरूप में रेलवे ने भारत में आधुनिक उद्योगों को जन्म दिया। ठीक है, अब आप लोग दूसरे नंबर पे लिखेंगे कृषि पर प्रभाव। दूसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे कृषि पर प्रभाव। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत हो रही हैं, रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मेन हेडिंग ये है। उसके अंदर पहला हेडिंग मैंने लिखवाया उद्योगों पर प्रभाव, उसके मैंने पॉइंट आपको लिखवा दिए। अब दूसरा आप लोग हेडिंग डालेंगे कृषि पर प्रभाव। उसमें आप लोग लिखेंगे कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को और गति मिली। कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को और गति मिली, क्योंकि अब तो उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो गई। वैसे रहता था तो समस्याएं होती थी, तो अधिक मात्रा में नहीं जा पाता था। अब तो कितना भी अधिक मात्रा में हो उत्पाद चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। अब आप लोग तीसरा हेडिंग डालेंगे व्यापार पर प्रभाव। इसके अंतर्गत आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे 1813 के पश्चात ही भारत में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के दबाव में व्यापार की प्रकृति परिवर्तित होने लगी थी। इसी तीसरे वाले हेडिंग में दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत को तैयार माल के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में स्थापित किया जाने लगा। भारत को तैयार माल के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में स्थापित किया जाने लगा। इस प्रक्रिया को रेलवे ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आप लोग ध्यान देंगे, पहले ही बताया जा चुका है कि भारत में जो ब्रिटेन के तैयार माल होते थे उनको ले आके भारत में बाजारीकरण किया जाता था, मार्केटिंग किया जाता था, और यहाँ से कच्चे माल को ब्रिटेन में ले जाया जाता था वहाँ पे उत्पाद बनाने के लिए। आप लोग अब चौथा हेडिंग डालेंगे परिवहन। उसमें पॉइंट पहला लिखेंगे आप लोग रेलवे के साथ भारत में परिवहन के द्रुतगामी साधन की शुरुआत हुई। रेलवे के साथ भारत में परिवहन के द्रुतगामी साधन की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे रेलवे ने रोजगार का अवसर भी सृजित किया। हालांकि उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति की गई। मतलब ये जो रेलवे आया परिवहन का साधन, ये इसके आने से बहुत सारे रोजगार भी सृजित हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल ही ध्यान दिया जाता था कि जो उच्च पद होगा उस पर ब्रिटिशर से ही रहेंगे। ऐसे ही सेना वगैरह में भी ये लोग करते थे, जो उच्च पद पे होते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। ठीक है, अब इसी में आप लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे परिवहन में ही उन्हें अच्छे वेतन व पेंशन दिए गए तथा श्रमिकों एवं निम्न स्तर पर भारतीयों को भी रोजगार मिला। अब आप लोग पांचवा हेडिंग लिखेंगे अकाल। इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे अकाल के दौरान रेलवे की एक विरोधाभासी भूमिका दिखाई देती है। ठीक है, इसी में पांचवें वाले में दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक तरफ रेलवे ने रोजगार का सृजन किया। विरोधाभासी मतलब आप लोग समझिएगा, जैसे कि अगर जो कोई बहुत ज़्यादा विद्वान भी हो और पागल भी हो, समझ रहे होंगे ना, तो ये विरोधाभास हो गया कि विद्वान भी है और पागल कैसे हो गया। ठीक है, तो आगे इसी में आप लोग लिखेंगे, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एक तरफ रेलवे ने रोजगार का सृजन किया तथा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री को पहुंचाया, तो दूसरी तरफ अकाल के दिनों में भी खाद्यान्न का निर्यात जारी रहा। मतलब अकाल के बावजूद भी यहाँ से अनाजों का निर्यात जारी रहा।
अब आप लोग हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखेंगे आप लोग। निष्कर्ष में पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, कुल मिलाकर रेलवे ने भारत से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में, कुल मिलाकर रेलवे ने भारत से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में धन के दोहन की प्रक्रिया को ही गति प्रदान की, धन के दोहन की प्रक्रिया को ही गति प्रदान की। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, जैसे रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को अच्छे वेतन व पेंशन, निवेश पर 5% लाभ की गारंटी, निवेश पर 5% लाभ की गारंटी प्रत्यक्ष दोहन का उदाहरण है, प्रत्यक्ष दोहन का उदाहरण है। इसी में निष्कर्ष में आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरी तरफ भारत से बाजार एवं कच्चे माल से, दूसरी तरफ भारत से बाजार एवं कच्चे माल से होने वाली आय जो कि प्रत्यक्ष की तुलना में कई गुना अधिक होती थी, अप्रत्यक्ष दोहन के उदाहरण हैं, अप्रत्यक्ष दोहन के उदाहरण है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सीधे तौर पे, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के। ठीक है, बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिलहाल आपको टाइम से क्लास देना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अभी का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज एक क्लास और आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग न्यूज़पेपर की PDF का जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, उसको आप न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर रीड करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि न्यूज़पेपर में हर एक टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, एकदम क्लियरली स्पष्ट तरीके से बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर का हर एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है। जो इम्पोर्टेंट होगा हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित की हैं, वही चीज़ें हमें टच करनी है। दूसरी चीज़ें हम अगर जो पूरी की पूरी न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएँ आलतू फालतू की चीज़ें, तो काफ़ी टाइम लगेगा और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा जिसको भी आप पढ़ोगे उसका 2-4 पॉइंट ज़रूर नोट करोगे, और सिर्फ नोट नहीं करना है, उसको डेली बाय डेली बेसिस पे आपको देखते रहना है ताकि वो चीज़ें माइंड में रहें। और जब आप एक तरह से न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कोई भी टॉपिक अगर जो रहता है तो वो काफ़ी दिनों तक चलता है, 2-4-5 दिनों तक चलता है, तो चीज़ें आपस में रिलेट होती चलती हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही याद हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करते रहिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज़ ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस मिलेंगी आपको, लेकिन कभी भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होता है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक करते रहिएगा और जो ज़रूरी चीज़ें उस पर डाली रहेंगी उसको आप एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा भी और ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों का। ठीक बात है, कोई भी चीज़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है उसी को पकड़ के रखना है, अन्यथा अदरवाइज कोई भी चीज़ टच नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको नहीं देखना है, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है जिससे आपका टाइम, हाँ जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा आप कर लेना फिर अपनी मर्ज़ी का, अगर जो आपका शौक़ होगा कुछ करने का या मर्ज़ी होगी तो आप पढ़ लेना, फिर तो काफ़ी टाइम रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास जो लिमिटेड टाइम रहता है कि इतने टाइम में हमें अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, तो उतने टाइम में आपको उस चीज़ को करना है, तो आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर सकते खुद को। ठीक है, रूल रेगुलेशन के साथ चलना है, चेयर टेबल लेके पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी पढ़ लें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास भी, वैसे तो अधिकतर जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके पास होता ही है, लेकिन जिनके पास अगर जो नहीं भी होगा तो सबसे पहले उस चीज़ का वो व्यवस्था करें, सबसे पहले उस पर फोकस करें, ये ना सोचें कि कैसे भी चल रहा है चलने दें। ठीक है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, अपने डाइट पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी खा लें, ठीक है, तो आप इस चीज़ को बस कुछ ही दिनों के लिए फॉलो करना है, उसके बाद जैसी आपकी मर्ज़ी होगी, जो भी आपको करना होगा, सिलेक्शन की बात कीजिएगा अपने मन की। बाकी इस टाइम पीरियड में आपको डाइट लेके चलना है प्रॉपर, और अच्छे से खाना है, टाइम पे खाना है, और ऐसा फूड लेना है आपको ताकि आप काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओ, बैठ के पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।